हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज में अभी तक हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी। इसमें नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अप्लाइड इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वो सारी कहानी न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हम कर चुके हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर एक चीज़ और आती है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एक डेफिनेशन आपको लिखाई थी न्यूटन सेकंड लॉ में, जिसमें मैंने बोला था कि एनी इफ ऑब्जेक्ट इन इनर्शियल फ्रेम, इफ एन ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम दैट नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब वहाँ पे जो मैंने फ्रेम की बात की थी तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और होता है सूडो फोर्स का, जो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर अप्लाई करते हैं। तो क्यों उसकी जरूरत पड़ी, कैसे वो अप्लाई करेंगे, क्या उसका पर्पस है, तो सारी कहानी आज हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सूडो फोर्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? वेयर ऑब्जर्वर सिट एंड ऑब्जर्व द मोशन। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि जहां पर आप खड़े होके, जहां पे आप खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब, जैसे अभी अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, आप अर्थ के ऊपर खड़े होके किसी, सपोज करो ऊपर कोई एरोप्लेन जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो आप उस अर्थ के ऊपर खड़े होके उस प्लेन, जो एरोप्लेन है, उसके मोशन को ऑब्जर्व करोगे, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? अर्थ क्या हो गया आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा, कौन हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अर्थ। अगर आप एक बस के अंदर बैठे हैं और बस के अंदर बैठ के किसी, सपोज करो बाहर कोई भी, सपोज करो कोई दूसरी कार है या कोई दूसरा व्हीकल जा रहा है और उसके मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। यानी अगर आप सपोज करो ये बस के अंदर आप बैठ गए, इस तरीके से आप बस के अंदर बैठ गए और ऐसे कोई यहाँ पे सपोज करो कोई बर्ड वगैरह ऐसे उड़ रहे हो और आप इनको देख रहे हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? यहाँ पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बस। ठीक है, आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो, ट्रेन में बैठ के बाहर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, किसी दूसरे व्हीकल का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पर भी आप होकर के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करोगे, उसी को क्या बोल देंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अर्थ पे खड़े होकर ऑब्जर्व करोगे तो अर्थ हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस के अंदर होगे तो बस क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किसी ट्रेन के अंदर अगर आप हो तो वो ट्रेन आपके लिए क्या हो जाएगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो पहली कहानी तो ये है। अच्छा, ये आप लिख सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे? वेयर ऑब्जर्वर सिट एंड ऑब्जर्व द मोशन। ठीक है, दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं कि टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, चलिए ये छोटी सी डेफिनेशन थी। तो जहां पे भी आप खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, उसी को क्या बोल देंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ऑब्जर्वर खुद को ही मान लो, है ना। खुद को मानोगे और फिर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसके बाद जैसे मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं दो टाइप के। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे? वेयर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल। ठीक है, वेयर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल। और ये क्या है? वेयर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अभी सारी कहानी समझ आ जाएगी आपको, बस अभी आप थोड़ा सा नोट करते चलेंगे। वेयर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉट एप्लीकेबल एंड मेक देम एप्लीकेबल। ठीक है, मेक देम एप्लीकेबल। कहने का मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां पे न्यूटन्स के सारे लॉज वैलिड थे। वेयर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के सारे लॉ वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉट एप्लीकेबल, यानी जब हमने किसी क्वेश्चन को
इनर्शियल फ्रेम से किया और वहाँ पे न्यूटन्स लॉ को अप्लाइड किया तो बिल्कुल सही रिजल्ट देने लगे। लेकिन जब किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हम चले गए, अभी ये होता क्या है उसकी बात करेंगे। जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर चले गए तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ को जब अप्लाई कराया तो वहाँ पे सारी कैलकुलेशन गलत आने लगी, ठीक है। अब न्यूटन्स के लॉ को चैलेंज करना तो बहुत बड़ी बात थी, तो उस केस में इसको इम्प्रूव करने के लिए एक अलग से एक इमेजिनरी फोर्स लाया गया जिसका काम था न्यूटन्स के लॉ को वैलिड कराना और हमारी कैलकुलेशन को इजी करना, ठीक है। जैसे अभी इसकी बात करेंगे, जैसे अभी आपको इतनी बात समझ आई होगी कि न्यूटन्स के लॉ वैलिड थे किस फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में। न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं थे किस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चलिए एक काम करिए, पहले आप इतना नोट कर लें, इसके बाद दूसरी बात मैं इसके नीचे आपको कराता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ठीक है। इसको नोट कर लिया, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो एक पॉइंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल और वेयर न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। चलिए इतनी कहानी समझ आई होगी आपको। अब जरा इसके अंदर बी पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अर्थ मेरे पास है, अर्थ और any frame of reference which moving with constant velocity with respect to earth। तो अर्थ और एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये सारा किसके अंदर है, इनर्शियल फ्रेम में। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और उसके अंदर आप जा करके, यानी आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर वो इनर्शियल है, यानी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है और उसके अंदर बैठ के आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस केस में इनर्शियल फ्रेम को हम कंसिडर करेंगे। जैसे मेरे पास होती है अर्थ, ठीक है। अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ मेरे पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्यों, क्योंकि अर्थ का जो मोशन है ना वो बहुत कम होता है ना। यानी जो एंगुलर स्पीड है उस अर्थ की वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेट जीरो होती है, ना के बराबर। तो उस केस में उसकी स्पीड को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। या फिर उस केस में जीरो मानेंगे, या फिर क्या मान सकते हैं कि जो अर्थ है वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। या फिर इसको ना के बराबर, चलो इसको भी अगर मैं हटा देता हूँ इधर से, इसको भी हटा देते हैं। तो जैसे अर्थ का मोशन मेरे पास है, तो अर्थ का जो ओमेगा की वैल्यू बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेट जीरो। तो उस केस में जो वी की वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो क्या मिलेगी, जीरो। तो अप्रोक्स जो अर्थ के मोशन को हम रेस्ट पे मान लेते हैं, है ना। रेस्ट पे मानेंगे तो उससे क्या होगा, कैसा फ्रेम में मुझे मिलेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि कोई भी ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम में होता ही नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है। जैसे अर्थ सन के रेस्पेक्ट में, हमारी गैलेक्सी किसी और दूसरी गैलेक्सी के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही क्यों हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है हर एक टाइम पे, ठीक है। बट फिर भी अर्थ को क्या मान लिया गया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और किसको मान सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और आप उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तब भी आप कैसे फ्रेम में माने जाओगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहली बात तो ये आपको समझ आएगी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ को वैलिड नहीं कर सकते, ठीक है। और वैलिड कराने के लिए एक कंडीशन आती है, न्यूटन्स के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई नहीं कर सकते। करेंगे कैसे, उस केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी will add one extra force in FBD, यानी फ्री बॉडी डायग्राम में एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी एक्स्ट्रा फोर्स को क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, है ना। दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स, ठीक है। इसकी बात करेंगे भी, सूडो फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया, फिर ऊपर से मैं इसको हटा के थोड़ा आगे बात करते हैं भी इसके बारे में, ठीक है। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, ओके। अब इसी के नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी पॉइंट के नीचे आपको लिखना है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जैसे अर्थ, या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो ऐसे फ्रेम को क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट पे ना हो तो उस फ्रेम को क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं सूडो फोर्स की बात कर रहा था, तो सूडो फोर्स कैसा फोर्स है, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इमेजिनरी फोर्स। कैसा फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स, यानी एक्चुअल में फोर्स अप्लाई नहीं होता है, बस मान लिया गया कि सूडो फोर्स कैसा फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स होता है, ठीक है।
इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एम इंटू ए। क्या वैल्यू होती है, माइनस एम इंटू ए। माइनस का मतलब कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा फ्रेम का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी। ए मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ, किसका एक्सेलरेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन होगा उसी को यहाँ पे रखेंगे और किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन क्या है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो उस फ्रेम को क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस होने की क्या कंडीशन है, if observer in accelerating frame, if observer in accelerated frame, then we have to apply सूडो फोर्स। यानी ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो उस केस में हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सूडो फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कोई सिस्टम या फिर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है, क्या है, एक्सेलरेटेड, यानी उसके पास एक्सेलरेशन है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है और उस एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर आप हो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप हो जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उस केस को हम क्या, उस फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कहीं कहाँ पर होगी, इसी फ्रेम के अंदर होगी। इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें, वहाँ पे बिना इसके लगाए काम हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ वहाँ पे वैलिड होंगे। तो सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे, अगर कोई सिस्टम, कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा और ऑब्जर्वर उसी सिस्टम के अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये सूडो फोर्स के बारे में हो गया, माइनस एम इंटू ए। तो सूडो फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो दो ही है। सूडो फोर्स, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेबल टू न्यूटन्स लॉ, एप्लीकेबल टू न्यूटन्स लॉ। तो सूडो फोर्स का काम क्या है, न्यूटन्स के लॉ को वैलिड कराना, और दूसरा काम क्या है, मेक द कैलकुलेशन इजी। ठीक है, तो सूडो फोर्स के दो काम है। आप किसी भी क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम से करो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से करो, आंसर हमेशा एक ही मिलेगा, सेम ही आएगा। वो मैं प्रूफ करके दिखा भी दूंगा आपको एक दो सवाल करा के। ठीक है, तो सूडो फोर्स का काम क्या है, एक तो न्यूटन्स के लॉ को वैलिड कराना, कि भाई इसको वैलिड कराना, न्यूटन्स को चैलेंज करना एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वैलिड कराने के लिए सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को लाया गया। दूसरा काम था कि अपनी कैलकुलेशन को ईजी करना। जब हमने क्वेश्चन को सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से किया तो 2 सेकंड में आंसर आ गया हमारे पास। बट अगर आप एक इनर्शियल फ्रेम से सूडो फोर्स नहीं अप्लाई करें तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन है आपकी बहुत ज़्यादा टफ चली जाएगी, बहुत लंबी कैलकुलेशन भी हो सकती है। ठीक है, जनरली जब भी सवाल को हम करते हैं किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में तो आंसर हमारा जल्दी आ जाता है, कैलकुलेशन जो है अपनी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लें। तो ये सारा था थोड़ा सा सूडो फोर्स के बारे में, जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से आपको समझा दिया। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपसे कैसे अप्लाई करेंगे सूडो फोर्स को, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सूडो फोर्स एप्लीकेबल टू न्यूटन्स लॉ का वैलिड कराना और मेक देम कैलकुलेशन इजी। ठीक है, तो सूडो फोर्स कितना होगा, एम इंटू ए। ठीक है, देखते हैं कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, कैसे सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ तो आपको याद रहेगी उससे सारी चीज़ें। डायग्राम क्या है, तो वो इस तरीके से है कि जैसे कोई कार है ना, जिसकी स्पीड कितनी है, 0। 0 होने का मतलब किस कंडीशन पे है, रेस्ट की कंडीशन पे है। ठीक है, तो इस केस में नो नीड ऑफ सूडो फोर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर आप एक ऐसे फ्रेम के अंदर, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो रेस्ट पे है, तो उस केस में सूडो फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल न्यूटन्स लॉ लगाओ तो आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से
तो आप एक कैसे फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इस केस में भी नो नीड सूडो फोर्स, ठीक है। तो इस केस में सूडो फोर्स लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा केस ये है, ठीक है, ये कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो आप अगर ऑब्जर्वर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर है जो एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करे तो उस फ्रेम को क्या बोल देंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस केस में नीड ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। तो इस केस में सूडो फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो छोटा सा लॉ था, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये रेस्ट पे होगा तो सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, तो उस केस में सूडो फोर्स लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेगा तो उस केस में और वो एक्सेलरेशन से मूव करेगा, अब यहाँ पे सूडो फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे वो भी क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लो। फिर इसके बाद थोड़ा सा लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, और लिफ्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर ही मैं सूडो फोर्स को आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद प्योर सूडो फोर्स के 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, जिनको दोनों फ्रेम से हम सॉल्व करेंगे। तो सब कहानी सूडो फोर्स के बारे में पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसको भी आप नोट करो, फिर चलते हैं लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं कि लिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो उसमें एक न्यूटन सेकंड लॉ में एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इसको बोलते हैं वेइंग मशीन। क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन। जैसे कोई वेट मेजर करने वाली मशीन है, वो लिफ्ट के अंदर रखी है और उसके ऊपर आप खड़े हो, तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, रेस्ट पे रहेगी, तो आपको अपना वेट कैसा फील होगा, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिफ्ट, या फिर यहाँ पे लिख लो कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन इन लिफ्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट। तो लिफ्ट के अंदर जो वेइंग मशीन है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जैसे थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो वो वेइंग मशीन होती क्या है ना, ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन का मतलब जो आपके वेट को मेज़र करे। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखें कि जो वेट आपका मेज़र होता है वो मेज़र होता है बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वेट कैसे मेज़र होगा, बाय नॉर्मल रिएक्शन, है ना। कैसे, देखो जैसे वेइंग मशीन है, आप इसके ऊपर खड़े हो गए, आपको अपना वेट मेज़र करना है, तो आपका अगर मास m है तो नीचे वेट क्या एक्ट करेगा, mg, और नॉर्मल भी इसके ऊपर एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी। तो यही आपका क्या होगा, एक्चुअल वेट। क्या होगा, ये आपका क्या होगा, एक्चुअल वेट, जो आपको यहाँ पे फील होगा। और ये मशीन कहाँ पे रखी है, सिंपल ग्राउंड के ऊपर रखी है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी। तो आपका एक्चुअल वेट कितना होगा, नॉर्मल इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। अब इसकी कहानी को अलग अलग फ्रेम में देखते हैं। जैसे अब इस वेइंग मशीन को, अभी तो ग्राउंड के ऊपर है, मैं एक लिफ्ट के अंदर इसको ले जाकर रख देता हूँ। कहाँ रख देता हूँ, लिफ्ट के अंदर ले जाके, और फिर देखते हैं कि आपका जो वेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसा फील होगा आपको, ठीक है। तो वो सारी कहानी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वेइंग मशीन mg, एक्चुअल वेट कितना होगा, नॉर्मल इक्वल टू m इंटू जी। तो उसको नोट कर लें आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन क्या बोलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पहली कंडीशन, जैसे लिफ्ट मेरे पास किस कंडीशन पे है, लिफ्ट एट रेस्ट। तो अगर लिफ्ट रेस्ट की कंडीशन पे है और आप लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन लेके जाते हो तो आपका अपना वेट कैसा फील होगा, ठीक है। एक यहाँ पे बना लेते हैं इधर, ठीक है, वेइंग मशीन। तो ये तो लिफ्ट रेस्ट की कंडीशन पे, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी अभी कितनी है, 0। आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो ऐसे, ठीक है। आपका मास है तो नीचे एक्ट करेगा mg, ऊपर एक्ट करेगा नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, नॉर्मल इक्वल टू mg हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो अपरेंट वेट होगा, अपरेंट वेट यानी जो आपको फील होगा वेट, वो वही रहेगा जो आपका एक्चुअल वेट है, जो आपका
एक्चुअल वेट है। तो एक बात ध्यान रखने की वेट को नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका वेट होगा। जैसे नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, mg, है ना, क्योंकि ये रेस्ट की कंडीशन पे ये v0 होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा के सिंपल n इक्वल टू m इंटू जी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, लिफ्ट मूव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी उस केस में कहानी क्या होगी, ये भी देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पर खड़े हो और v कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव करेगी लिफ्ट ऊपर की तरफ, तो mg किधर लगेगा, नीचे, और नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। तो इस केस में भी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0, क्योंकि लीनियर मोशन है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल इक्वल टू mg सिंपल। यानी यहाँ पे भी जो आपको अपरेंट वेट होगा वो आपको किसके इक्वल होगा, वो भी एक्चुअल वेट के इक्वल रहेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो आपका अपरेंट वेट है वही आपका एक्चुअल वेट, यानी लिफ्ट अगर रेस्ट करे तो भी आपको जो नॉर्मल वेट अर्थ के ऊपर है वही फील होगा जो हमने इससे पहले भी किया था। और कांस्टेंट इस वेलोसिटी के साथ अगर लिफ्ट ऊपर मूव करेगी तब भी आपको अपना वेट उतना ही फील होगा। ठीक है, तो नोट कर लें, फिर और सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बनेगी। तो दो केस में तो मुझे एक्चुअल वेट ही मिला जो मेरे पास था। ठीक है, अब इस केस को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं सूडो फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको समझा दूंगा लिफ्ट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि आप किसी भी फ्रेम से किसी भी क्वेश्चन को करें, जो आंसर है वो हमेशा सेम मिलेगा। तो अभी लिफ्ट वाला जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उसको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों से करेंगे, और दोनों में आप देखेंगे कि आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, तो सी क्या है, इफ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जैसे लिफ्ट बना लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये क्या है, वेइंग मशीन, इसके ऊपर एक पर्सन ऐसे खड़ा है और किधर जा रही है, एक्सेलरेशन से ऊपर। ठीक है, तो उसका मास m है तो नीचे लगेगा mg, ऊपर कितना लगेगा, नॉर्मल। ठीक है, लिफ्ट है। अब आप जो है यहाँ पर खड़े हो, ये अर्थ है मेरे पास, कोई दूसरा, जैसे ये लिफ्ट में कोई आपका फ्रेंड है, ये मान लो कोई आपका फ्रेंड है, इसको चिंटू बोल देते हैं कि चिंटू कहाँ पे है, चिंटू है वेइंग मशीन के ऊपर, और आप कहाँ पे हो, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे, बाहर से देख रहा है। बाहर का मतलब ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब अर्थ। ठीक है, तो कैसे फ्रेम में हो आप, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कैसे फ्रेम में हो आप, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से खड़े होकर जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आप नेट क्या वेट कैसे देखोगे, आप बोलोगे सर अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। सही, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा के नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता था, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और कैसे अप्लाई करते थे, अगर ये लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी तो नॉर्मल ज़्यादा होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, नॉर्मल माइनस mg, ये तो हो गया नेट फोर्स, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं कि नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैन का मास कितना है, m, और एक्सेलरेशन कितना है, a, ये लिख सकते हैं। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, mg प्लस m इंटू ए। तो अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाएगी तो देखो mg था आपका एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट में कुछ क्वांटिटी ऐड हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपरेंट वेट ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल वेट था mg, उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड हो गई, यानी आपको अपना वेट बढ़ता हुआ फील होगा, इंक्रीज होता हुआ वेट आपको फील होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा mg प्लस m इंटू ए, क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऐड हो गई। यहाँ पे एक्चुअल वेट था mg, तो जब भी आप लिफ्ट के अंदर जाते हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती है तो आपने ऐसा फील क्या होगा कि थोड़ा सा आपको अपना वेट हैवी सा फील होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऐड हो जाती है, एक m इंटू ए वाला जो यहाँ पे क्वांटिटी वो ऐड हो जाती है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है थोड़ी, तो आपको अपना अपरेंट वेट फील होता है जो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होता है। तो इस कहानी को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। कैसे अप्लाई करेंगे सूडो फोर्स को, वो भी कहानी आपको समझ आ जाएगी। तो अभी आप कहाँ पर थे, ऑब्जर्वर कहाँ पे था, ग्राउंड पे था, तो ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर होगा तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा, तो उस केस में जो अपरेंट वेट की वैल्यू ज़्यादा होगी एक्चुअल वेट से। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। फिर इसी सवाल को मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए ये लिख लिया होगा आपने, देखो ये सारी चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको भी हटा देते हैं इधर से। ठीक है,
तो फिर से वही कहानी है। अब इसको किस फ्रेम से करते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो सेम कहानी होगी, चिंटू फिर से लिफ्ट के अंदर है, इसका लेगा mg और नॉर्मल किधर लेगा? ऊपर, और एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? कि अगर ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में हो जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जैसे लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे चला गया? आप कहाँ पर चले गए? आप लिफ्ट के अंदर चले गए, ठीक है। आप लिफ्ट के अंदर चले गए, तो आप कैसे फ्रेम में पहुंच गए? आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर पहुंच गए, क्योंकि एक्सेलरेशन से लिफ्ट मूव कर रही है, ये कहानी होगी। इस केस में सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जिस एक्सेलरेशन इधर कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप स्टडी करो, जैसे मैन के वेट को मुझे मेजर करना है, मेरा पर्पस क्या है? कि मैन के वेट को मेजर करना है। तो इस मैन के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, इस मैन के ऊपर एक्सेलरेटेड फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में m/a अप्लाई कर देंगे, और इसी को क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स। इसी को क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स। समझ आई बात? ग्राउंड से थे तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर आप रहोगे तो उसमें पहुंच जाओ, और जो भी फ्रेम जितने भी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको फोकस करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट के बीडी बनाना है, उसके ऊपर इस फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाई कर दो। और मास किसका लेना है? इसी ऑब्जेक्ट का मास लेना है जिसका बीडी बना के आप जिसके ऊपर फोकस करके स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहानी होगी। और ये लगाने के बाद सिस्टम को इस पर मान लो, रेस्ट पे मान लो। ये लगाने के बाद यानी नेट फोर्स कितना कर दो? वहाँ पे नेट फोर्स कर दो 0। कहने का मतलब ये, रेस्ट पे मान लो, नेट फोर्स कितना कर दो? 0। अब इस केस में देखो जरा, नॉर्मल ऊपर है तो क्या लिख सकता हूँ? नॉर्मल ऊपर अपवर्ड फोर्स माइनस नेट फोर्स हम निकाल लें, और ऊपर की डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लिया? निगेटिव। यही नोटेशन आपको मानना है। तो n ऊपर है तो n ऊपर माइनस mg, एक लगा है नीचे m/a, और नेट फोर्स इक्वल टू 0। ये कहानी होगी। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नॉर्मल आ जाएगा mg प्लस m/a। क्या ये सेम क्वांटिटी है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने की थी? इससे पहले वाला जो केस हमने देखा था वो किस फ्रेम में था? वो था इनर्शियल फ्रेम में, तब भी नॉर्मल इतना मिला। अब की बार क्वेश्चन मैंने किस में किया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तब भी मेरे पास कितना आंसर आया? ये आंसर। यानी अब की बार भी आपको जो अपरेंट वेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट। तो कहने का मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से करो चाहे इनर्शियल फ्रेम से करो, आंसर हमेशा आपको सेम मिलेगा। अभी इसके ऊपर 2-3 सवाल और भी कर लेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट, सूडो फोर्स को कैसे अप्लाई करेंगे, ये कहानी थोड़ी सी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और इसमें लिफ्ट वाले केस में थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे करेंगे। अभी मैं जितने भी 2 केस मैंने इससे पहले आपको कराए वो सब मैंने इनर्शियल फ्रेम से कराए थे, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पे था? अर्थ के ऊपर था, है ना, इस तरीके से। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं, ठीक है। तो 3 सी पार्ट हो गए यहाँ पे। अब डी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो डी पार्ट में कहानी क्या होगी? डी पार्ट क्या बोलेगा? इफ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, है ना। इसका मतलब अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन ए, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, यानी इससे पहले केस में तो अपवर्ड मूव किया था, है ना, उस केस में आपको अपना वेट कितना फील होगा, ठीक है। ये वेइंग मशीन लगी है, वेइंग मशीन, और लिफ्ट किधर आ रही है? नीचे की तरफ, और आप कहाँ खड़े हो? यहाँ पे खड़े हो। तो एक यहाँ पे लगेगा mg, और नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, ठीक है। तो इसको इस केस में भी ग्राउंड से ही करते हैं, जैसे ग्राउंड पे आप खड़े हो, ग्राउंड से चीज़ों को देख रहे हो, है ना। तो ये ए से नीचे आएगा तो मैन भी किधर जाएगा? ए से नीचे जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ए से नीचे आएगा तो mg वाला फोर्स बढ़ा रहा होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? mg माइनस n, ये तो नेट फोर्स हो गया। फिर इस मैन का मास कितना है? स्मॉल m, और एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? नॉर्मल यहाँ से आएगा mg माइनस m इंटू ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि जो अपरेंट वेट है, अपरेंट वेट का मतलब काल्पनिक वेट, है ना, इमेजिनरी वेट, वो कम होगा एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट, ठीक है। वो कम होगा किससे? एक्चुअल वेट से। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगी और उस लिफ्ट के अंदर आप रहोगे तो आपको अपना वेट हल्का फील होगा।
अगर ऊपर जाएगी लिफ्ट तो वेट ज़्यादा फील होगा, जो इससे पहले वाले केस में हमने देखा था, और नीचे आएगी एक्सेलरेशन से तो आपको अपना वेट कम फील होगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट। ठीक है, चलिए कहानी क्लियर हुई होगी आपको। तो इसको मैंने ग्राउंड के फ्रेम से किया, आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी करेंगे तब भी आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट ई पार्ट की बात करते हैं, शायद ये ई पार्ट है ना। तो यहाँ पे किसका केस होगा, यहाँ पे लिफ्ट मूव करेगी फ्री फॉल। क्या कंडीशन मैंने लगाई लिफ्ट की, फ्री फॉल। फ्री फॉल की कहानी क्या होगी, देखो ऐसे मान सकते हैं जैसे ये लिफ्ट है मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, ये वेइंग मशीन रखी है यहाँ पे सिंपल, आप यहाँ पर खड़े हो इस तरीके से। ठीक है, और इस लिफ्ट को ऐसे फिक्स करके रखा है ऊपर से इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक सीजर लेके आए आप ऐसे और इसको इस तरीके से कट कर दिया। तो कट करने के बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा जी से, लिफ्ट जी से नीचे गिरेगी। जी से नीचे गिरने का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा डाउनवर्ड। तो अब इसका एम जी किधर लगेगा, नीचे, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। तो कहने का मतलब ये कि अगर लिफ्ट के साथ फ्री फॉल का केस हो जाए, ये रोप टूट जाएगा यहाँ पे, तो आपको अपना वेट कैसा फील होगा वो देखना है। तो एक्सेलरेशन जी नीचे, तो ये भी मैन कितने से नीचे आएगा, जी से नीचे आएगा। तो लगा दो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसे लगाएंगे, देखो जी नीचे तो एम जी यहाँ पे होगा, एम जी माइनस एन, ये तो होगा नेट फोर्स। मास मैन का होगा एम, और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, ए की वैल्यू किसके इक्वल है, जी के इक्वल, तो कितना होगा एम जी। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी माइनस एम जी, नहीं नॉर्मल कितना हो जाएगा यहाँ से, जीरो। नॉर्मल जीरो होने का मतलब कि आपको कैसा फील होगा, वेट लेस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा आपका वेट है ही नहीं वहाँ पे, वेट लेस फील होगा, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। यानी जस्ट आप वेइंग मशीन से थोड़ा सा जस्ट अबाउट टू ऊपर की तरफ जाने वाले हो, मतलब ये मैक्सिमम कंडीशन पे हो, थोड़ा सा भी फोर्स और ज़्यादा हुआ एक्सेलरेशन तो आप सीधा ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, तो फ्री फॉल के केस में आपको कैसा फील होता है, वेट लेस फील होता है। उसका रीजन है ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, ये नोट कर लो आप। चलिए एक कहानी इसमें और देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे एक केस में और ले लेता हूँ, है ना, क्या ले लेते हैं, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 इंटू जी। कहने का मतलब अगर लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करेगी कितने एक्सेलरेशन के साथ, 2 इंटू जी, यानी इस बार फ्री फॉल से ज़्यादा एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। तो उस केस में देखते हैं क्या कहानी मिलेगी, है ना। ये वेइंग मशीन, ये मैन यहाँ पे नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और नीचे एक्सेलरेशन कितना है इस बार, 2 इंटू जी, यानी भी नीचे कितने से आएगा, 2 इंटू जी से आएगा नीचे। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नीचे जाएगा तो ये फोर्स बड़ा होगा एम जी माइनस, ऊपर होगा नॉर्मल, और मास कितना होगा उसका एम, और ये एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू जी। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एम जी माइनस 2 एम जी, यानी नॉर्मल कितना आएगा यहाँ से, माइनस एम जी। तो माइनस एम जी का क्या मतलब हुआ, ये तो निगेटिव वेट हुआ, है ना। निगेटिव वेट का क्या मतलब है, निगेटिव वेट का ये एक मीनिंगलेस बात होती है। क्या होती है, मीनिंगलेस बात। कहने का मतलब ये वेट कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब तो है। मतलब क्या, वो देखते हैं कि अभी भी जो मैन है वो क्या है, मैन अभी भी कैसा है, वेटलेस है ना। तो उसमें क्या होगा, मैन जो है लीव द वेइंग मशीन, मैन लीव द वेइंग मशीन एंड इम्पैक्ट एट अपर सेलिंग ऑफ लिफ्ट। कहने का मतलब, अगर इसका मतलब ये है कि इस बार आदमी वेटलेस तो रहेगा ही रहेगा, और इस बार ये जो आदमी के जो पैर वेइंग मशीन से ऊपर उठ जाएंगे, तो ये कुछ ऊपर जाते जाते इस तरीके से और सीधा यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा ऊपर की तरफ। कब, इस केस में अगर 2G से नीचे की, यानी फ्री फॉल से ज़्यादा का अगर एक्सेलरेशन होगा नीचे, तो आदमी सीलिंग से ऊपर उठेगा और सीधा यहाँ सीलिंग जो होती है लिफ्ट की, ये क्या है, सीलिंग, तो यहाँ पे जाके सीधा इम्पैक्ट करेगा। नॉर्मल माइनस एम जी का मतलब ये होता है, और वेट लेस तो अभी भी रहेगा। ठीक है, तो ये कहानी होगी। तो ये था मेरे पास लिफ्ट के बारे में, थोड़ा सा सूडो फोर्स के बारे में भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो उसको आप नोट कर ले आराम से। फिर देखते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्या है आगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये हटा देता हूँ मैं, इसके बेस पे देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेइंग मशीन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो देख लेते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दे देगा ए मैन इन लिफ्ट हैविंग mass 50 kg and lift moving downward with 10 meter per second square. Find out reading of spring balance. किसकी रीडिंग बतानी है? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ मैन इन लिफ्ट हैविंग मास 50 kg एंड लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड आउट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो कैसे करेंगे देखो, सिंपल सवाल है। ये वेइंग मशीन है यहाँ पे, है ना, वेइंग मशीन। आदमी यहाँ पर खड़ा है जिसका मास कितना 50 kg, तो नीचे लगेगा mg, यानी 50 इसका मास है, वो g लगेगा नीचे, और नॉर्मल किधर लगेगा ऊपर, और नीचे कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये 10 से आएगा तो मैन भी नीचे कितने से जाएगा, 10 से जाएगा, तो लगा सकते हैं एक्सेलरेशन नीचे, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो क्या लिखेंगे 500 माइनस n इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना होगा 500 माइनस नॉर्मल, ये होगा 500, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 500 माइनस 500, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी कैसा फील होगा उसको, वेटलेस फील होगा, है ना। तो नो रीडिंग, है ना, कोई रीडिंग शो नहीं करेगा स्प्रिंग बैलेंस। उस केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो आपको कैसा फील होगा, वेटलेस फील होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। हैविंग मास 20 kg and lift moving upward with acceleration 4 meter per second square, find out reading of spring balance। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बोले या फिर आपका वेट बोले, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो लिफ्ट हैविंग मास 20 kg, तो सिंपल सा सवाल है, लिफ्ट बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये होगी वेइंग मशीन, ये आदमी खड़ा है इधर, ठीक है, ये कहानी होगी। तो इसका मास कितना है यहाँ पे 20 kg, तो नीचे एक्ट करेगा 20 इंटू जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और लिफ्ट ऊपर मूव करेगी कितने एक्सेलरेशन के साथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 से करेगी तो मैन भी कितने से ऊपर जाएगा 4 से जाएगा, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। ये 4 से ऊपर जाएगा तो नॉर्मल भी कितना होगा ऊपर माइनस 20 जी, मास कितना है इसका 20 और एक्सेलरेशन कितना है 4, ये होगा। तो नॉर्मल माइनस 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 प्लस 80, यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 280 न्यूटन, 280 न्यूटन। एक तो ये इसको वेट फील होगा, और मास की बात करोगे तो मास कितना फील होगा इसको, मास इसका होगा 28 kg, ठीक है। तो कहने का मतलब एक्चुअल मास कितना था 20 kg। तो लिफ्ट जब ऊपर चलेगी तो मैंने बताया था भी कि उसको अपना मास वेट बढ़ता हुआ फील होगा, तो उस केस में मास कितना फील होगा 28 kg और वेट कितना फील होगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो उस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पहले के सारे केस को अच्छे से समझा, अच्छे से किया है, ठीक है। तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं सूडो फोर्स के क्वेश्चन के ऊपर कि उसको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल से अगर करेंगे तो किस तरह से आंसर वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए ये हटा देता हूँ मैं इधर से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है मुझे, ठीक है। तो हमने सूडो फोर्स में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को इनर्शियल से करो, नॉन इनर्शियल से करो, तो दोनों केस में आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। देखते हैं जैसा क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है इस वेज का मास कितना है कैपिटल M मास है, ठीक है। और एक छोटा सा यहाँ पे M मास का ब्लॉक रखा है इस तरीके से, और फोर्स F लगा है, क्या लगा है फोर्स F। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ F
such that mass of block small m will be stationary with respect to wedge। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेज के ऊपर कितना फोर्स लगाएं, इस वेज का मास कितना है कैपिटल एम और इस ब्लॉक का मास कितना है स्मॉल एम, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा के इसको आगे ले जाएं कि जो एम ब्लॉक का मास है वो स्टेशनरी रहे, आगे की तरफ ना पीछे की तरफ कहीं भी मूव ना करे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। ठीक है, सवाल है, तो उसको हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों से करेंगे तो सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे इसको। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है अभी, यहाँ पे ग्राउंड, यानी ग्राउंड से खड़े होकर जब इसको ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ से, ग्राउंड से, है ना। ऑब्जर्वर कहाँ पे भी, ग्राउंड के ऊपर, यानी कैसे फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में। तो अगर ये एंगल थीटा होगा यहाँ पे, तो इसके कंपोनेंट कैसे करेंगे, देखो नीचे होगा यहाँ पे सिंपल mg, यही होगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, ये होता है नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल होता है मेरे पास। ठीक है, ये कहानी होती है, mg किधर लेगा, अच्छा अगर ये होगा तो इसको अगर मैं ऐसे सीधा ऐसे बनाता हूँ, लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं सिंपल, ये तो लगेगा mg। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो बाय अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा, थीटा होगा। जेड जैसी शेप दिखाई दे रही है, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा होगा तो ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में एंगल कितना बचेगा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको। mg लगेगा नीचे, ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा बाय अल्टरनेट एंगल, ये थीटा और ये पूरा होता है 90। इस सरफेस का नॉर्मल का एंगल कितना होता है 90। अब ये सीधी लाइन ड्रॉ की, ये थीटा हो गया तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, यानी इस 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल के दो कंपोनेंट करते हैं, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा n cos 90 माइनस थीटा, यही आएगा। n cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, ये होता है मेरे पास साइन थीटा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा नॉर्मल का, क्या बोलेंगे इसको, n साइन 90 माइनस थीटा, और इसको क्या बोल सकते हैं, n cos थीटा। भाई दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एंगल वाला cos में ब्रेक होता है ना, ये cos में ब्रेक हो गए, और 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा। ठीक है, और ऊपर वाला किस में ब्रेक हो जाएगा, साइन में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, n cos थीटा। अब ये f से ऊपर जाएगा तो f से आगे जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन भी कुछ होगा, जिसको मैंने कितना बोल दिया, a बोल दिया। मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर फोर्स आगे जाएगा तो मैंने क्या मान लिया कि एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो ब्लॉक भी कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये भी ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं हम, ग्राउंड से देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे। भाई वर्टिकल के केस में तो n cos थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा mg के इक्वल, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वर्टिकल बैलेंस करोगे तो n cos थीटा तो mg के इक्वल होगा। अब एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल में है तो हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है, n sin थीटा, तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना है, n sin थीटा। एक ही फोर्स है यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है पीछे की तरफ, ये तो एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो n sin थीटा इक्वल टू मास इस ब्लॉक का, और एक्सेलरेशन कितना है, ये हो गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा, m a डिवाइड बाय m इंटू जी, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो यहाँ से होगा tan थीटा इक्वल टू a बाय जी। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, g tan थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना है, g tan थीटा, और फोर्स कितना होगा, भाई फोर्स होगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये तो हो गया मास, और इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा, g tan थीटा। ठीक है, कितना होगा, g tan थीटा, ये आंसर हो जाएगा, ये फोर्स आएगा मेरे पास। तो ये फोर्स की वैल्यू कब आई, m प्लस m g tan थीटा, जब मैंने क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होने का मतलब कि जब मैंने नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया, तो इतना फोर्स अगर लगाएंगे तो ये जो है रेस्ट की कंडीशन पर रहेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि इन नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर करेंगे तो क्या आंसर मेरे पास आएगा। ठीक है, फिर से इस पिक्चर को दोबारा बनाएंगे, तो इसको नोट कर लो आप, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए ये हटा देते हैं इधर से। ठीक है, ये सारी कहानी में हटा देता हूँ। ठीक है, फिर से इसको दोबारा से एक बार और एफबीडी बना लेंगे इधर। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, ये था क्वेश्चन, है ना,
इस तरीके से। ये मास था कैपिटल एम, ये फोर्स था एफ, और एफ से आगे जाएगा तो ए से भी आगे जाएगा। एम मास का ब्लॉक है यहाँ पे, ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है, इस बार किस फ्रेम से करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये आगे जाएगा तो वेज भी कितने से आगे जाएगा, ए से आगे जाएगा, यही तो मतलब है इसका भाई, ये भी आगे से जाएगा। और ऑब्जर्वर किस फ्रेम में चला गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल किसको बोलेंगे, एक ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड हो, उस फ्रेम पे अगर आप चले जाएंगे तो ये थीटा, तो फिर से कहानी क्या होगी, नीचे लगेगा एम जी। ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे सिंपल, तो ये तो होगा यहाँ पे क्या, नॉर्मल। ठीक है, ये भी होगा थीटा, ये कितना होगा एम जी। अच्छा, इसको नॉर्मल को फिर से ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना होगा यहाँ से, ये कंपोनेंट करने पे ये था 90 माइनस थीटा, और ये वैल्यू कितनी आई थी, एन साइन थीटा, और ऊपर कितना आया था यहाँ पे, एन कॉस थीटा, क्योंकि ये था एन कॉस 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा एन साइन थीटा, और यहाँ पे कितना होगा एन कॉस थीटा, और नीचे लगेगा एम जी। ठीक है, कैसे फ्रेम से सोल्व कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल के कहने का मतलब क्या होता है कि आप अगर ऐसे फ्रेम में हैं जो एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, और जिस भी ब्लॉक का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स को अप्लाई कर दो। अप्लाई कैसे करेंगे, इस ब्लॉक का मास, एक्सेलरेशन इसका, और सिस्टम को किस में मान लेंगे, रेस्ट पे मान लेंगे। तो ये मेरे पास क्या होगा, सूडो फोर्स। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे एम इन टू ए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स। तो और रेस्ट पे मान लेंगे, रेस्ट पे मानने का मतलब कि नेट फोर्स कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। नेट फोर्स 0 होने का मतलब एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 और वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स 0। तो एक्स का 0 क्या है यहाँ पे, तो ये है एन साइन थीटा माइनस अपोजिट में कितना है एम इंटू ए, जो सूडो फोर्स अप्लाई किया इक्वल टू 0। तो एन साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एम इंटू ए के इक्वल हो गई। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। वाई का 0 करेंगे तो कितना होगा, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं सिंपल, यहाँ देखें, यहाँ करके मैं दिखाता हूँ आपको। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा, एन साइन थीटा एन कॉस थीटा, और यहाँ से होगा एम ए डिवाइड बाई एम इंटू जी। एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ए आएगा जी टेन थीटा। कितनी वैल्यू आएगी कि ए आ जाएगा जी टेन थीटा। तो फोर्स कितना आएगा यहाँ से, फोर्स हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और ये होगा जी टेन थीटा। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि जब मैंने क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम से किया तब भी आंसर ये आता फोर्स का, जब मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया तब भी आंसर मेरे पास कितना मिला, एम इंटू एम जी इंटू थीटा। तो कहने का मतलब दोनों से आंसर सेम मिलेगा, बस न्यूटन्स के लॉ को वैलिड कराने के लिए एम इंटू ए को यहाँ पे अप्लाई किया है, सिंपल। ठीक है, तो ये कहानी देखने को मिलेगी। एप्लीकेबल इसलिए हुआ कि सोचो अगर यहाँ पे एम इंटू ए न लगाते तो अगर आप एक्सेलरेटिव फ्रेम में चले गए तो तब इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन के लिए आंसर यहाँ पे अप्लाई करके सूडो फोर्स को आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लें आप, ये देखते हैं क्वेश्चन और सिंपल सा कैसे करेंगे उसको। चलिए हटा देता हूँ मैं इसको। ठीक, एक क्वेश्चन और है, वो सूडो फोर्स के बेस पे कर लेते हैं उसको भी। तो वो क्वेश्चन एस सी वर्मा सर की बुक में दिया है। तो एस सी वर्मा सर की जो बुक है, हाँ, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो इसको दोनों फ्रेम से करेंगे हम इस सवाल को। ठीक है, इनर्शियल से भी करेंगे और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम से करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हालांकि बुक के अंदर एक ही तरीके से इसको सोल्व करके दिया है, हम इसको दोनों तरीके से सोल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर मिलेगा मुझे। ठीक है, देखो अगर ये कोई कार है और कार के अंदर एक बॉब ऐसे लटका है, यहाँ पे क्या लटका है बॉब, और कार आगे जा रही एक्सेलरेशन ए के साथ। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको इस कार का, ये जो सपोज करो एक कार है मेरे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, है ना, इस ए की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, और भी काफ़ी चीज़ें होंगी वो सब कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये है, अच्छा जब इसको पहले इनर्शियल और दोनों फ्रेम से करते हैं, जैसे पहले मैं इनर्शियल फ्रेम से कर लेता हूँ, है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि अच्छा जब भी आगे जाएगी, यानी कैसे फ्रेम में हो, अभी आप कहाँ से देख रहे हो चीज़ों को, ग्राउंड से देख रहे हो, है ना। ऑब्जर्वर कहाँ पे, अभी ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे। तो बात कुछ ऐसे होगी, जब भी एक्सेलरेशन से आगे जाएगी बस, तो ये बॉब किधर भागेगा, पीछे भागेगा इस तरीके से, यानी स्ट्रिंग कहाँ चली जाएगी, स्ट्रिंग के साथ बॉब को फिक्स किया है, यहाँ पे चली जाएगी, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है, ये थीटा होगा तो उसके कंपोनेंट ऐसे ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो टेंशन होगा टी इधर,
तो क्योंकि अल्टरनेट एंगल ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, और टी लगेगा इधर, तो ऊपर कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना ब्रेक होगा, टी साइन थीटा, ये ब्रेक होगा यहाँ पे टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, और ये यहाँ से आगे जाएगा तो बोब भी कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ए से आगे जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अच्छा इसका मास अगर m होगा तो नीचे एक्ट करेगा m इंटू जी, अगर इस बॉल का मास m है तो नीचे एक्ट करेगा m इंटू जी। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या देखेंगे, देखो वर्टिकल में देखो टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टी कॉस थीटा तो mg के इक्वल हो जाएगा, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हॉरिजॉन्टल में देखो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो नेट फोर्स कितना है, टी साइन थीटा, एक ही फोर्स यही है, और मास कितना है इसका m, और एक्सेलरेशन कितना है a, ये हो गया, ठीक है। तो 1 को 2 से 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 1, तो कितना मिलेगा, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए डिवाइड बाय एम इंटू जी, एम से एम कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो कितना आएगा ये टेन थीटा इक्वल टू ए बाय जी, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, जी टेन थीटा। तो कितना एक्सेलरेशन आया ऐसे, जी टेन थीटा। कैसे फ्रेम से किया, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये वो आगे जाएगा तो कुछ पीछे जाके वो रुक जाएगा यहाँ पे, और एम जी लगेगा नीचे, और इस स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन क्रिएट हो जाएगा। टेंशन किधर लगता है, कॉन्टेक्ट से दूर की तरफ। ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल, ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो टी कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा टी साइन थीटा। कार ए से आगे जाएगी तो वो भी कितने से आगे जाएगा, ए से आगे जाएगा, ठीक है। तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के, और टी साइन थीटा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी टेन थीटा। अब इसको मैं नॉन इनिशियल फ्रेम से करके दिखाता हूँ, तब भी आंसर सेम ही मिलेगा आपको, कुछ भी गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये नोट कर लें आप, चलिए, ठीक है। तो देखते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोल्व करते हैं इसको, तो फिर भी आंसर जी टेन थीटा ही आना चाहिए अगर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है तो, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो कहानी क्या थी, कहानी ये थी, एक बॉब था यहाँ पे सिंपल, ठीक है, ठीक है, ये बॉब था, और जब ये एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो बॉब कहीं पीछे जाएगा इधर, है ना, इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगा। फिर से एंगल कितना होगा, थीटा, टेंशन आएगा टी, ये वैल्यू कितनी होगी, फिर से ये भी होगा टी, अच्छा ये कितना होगा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, नीचे एक्ट करेगा एम इंटू जी बॉल का, ठीक है। बॉल का कहाँ एक्ट करेगा, नीचे एम इंटू जी। अब आप कैसे फ्रेम में हो, आप इसके अंदर चले गए, कैसे फ्रेम में चले गए आप, फ्रेम कैसे फ्रेम में चले गए, यहाँ पे लिख दो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे फ्रेम में चले गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर चले गए, उस केस में जब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो क्या बोलोगे, फ्रेम में जाने के बाद इसको किस पे मार लोगे, सिस्टम को रेस्ट पे मार लोगे। रेस्ट पे मारने का मतलब नेट फोर्स 0, एक्स का नेट फोर्स 0 और वाई का नेट फोर्स 0, ठीक है। तो वाई में देखो जरा, वाई में नेट फोर्स 0 करते हैं तो कितना होगा, टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो एम जी के इक्वल ही होगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अगर सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, जिस भी मास के ऊपर आपका फोकस है और एक्सेलरेटेड जिस भी एक्सेलरेशन फ्रेम में आप हो उसको पलट के इधर लगा दो, इस बॉब का मास और उस एक्सेलरेटेड फ्रेम का एक्सेलरेशन, और किस पे मार लो, इसको रेस्ट पे मार लो, तो टी कॉस थीटा एम जी है। और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 करेंगे तो टी साइन थीटा कितना आएगा, मास इंटू ए, ये दिया है, इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर से 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 1, तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा टेन थीटा सिंपल, और ए बाय जी, यही आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ए हो जाएगा जी टेन थीटा। तो देखो फिर से एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम मिली है आपको, यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब मैंने इनिशियल फ्रेम से किया था तब भी आंसर कितना आया था, जी टेन थीटा, और नॉन इनिशियल फ्रेम से किया तब भी आंसर कितना आया, जी टेन थीटा। तो किसी भी फ्रेम से सवाल करो आंसर सेम मिलेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है आपसे, ठीक है। चलिए हटा देता हूँ मैं, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था सूडो फोर्स के बारे में, और लिफ्ट के कॉन्सेप्ट के वजह से मैंने चीज़ें आपको समझा दी, ठीक है। अब एक इसमें एक तरह कैटेगरी का क्वेश्चन और आता है जिसमें आपसे ये बोलता है कि भाई अगर रोप का मास होगा तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन में सिंपल आपको ऐसे देता हूँ, जैसे ब्लॉक रखा है ये सिंपल, इस ब्लॉक का मास कितना है, m, ठीक है। तो आपसे बोल देगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, और ब्लॉक की लेंथ कितनी है, x, ठीक है। ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा है सरफेस के, m मास। तो आपसे ये बोला है ये होगा x, फाइंड, और अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे, F, फाइंड टेंशन T
फाइंड टेंशन इन ब्लॉक एट डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, तो एक ब्लॉक दिया है जिसका मास कितना m और इसकी लेंथ कितनी है ब्लॉक की l, और एक अप्लाइड फोर्स लगाया कैपिटल है। तो आपसे पूछा कि बताओ टेंशन इन द ब्लॉक एट डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी इस पॉइंट के ऊपर मुझे टेंशन फोर्स बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखें कि इस पॉइंट के ऊपर जो टेंशन आपको मिलेगा देखने के लिए वो इस किस पोर्शन की वजह से मिलेगा, इस वाले पोर्शन की वजह से मिलेगा। ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से इस पार्ट को कवर करके मुझे बताना है। तो आप इसको ऐसा कर लो, जैसे पूरे ब्लॉक का टेंशन कितना होगा, ये फोर्स होगा तो टेंशन कितना लगेगा पूरे ब्लॉक पे, कितना मान लो T मान लो, तो F इक्वल टू T है ना, ये बैठेगा पूरी लेंथ के लिए। तो L लेंथ के ऊपर टेंशन कितना है, L लेंथ के ऊपर टेंशन कितना है, क्या F बोल सकता हूँ L लेंथ के टेंशन को, भाई L लेंथ के टेंशन को F बोल सकता हूँ, और X डिस्टेंस के टेंशन को क्या बोलूँगा, X इक्वल टू, यानी अच्छा एक यूनिट लेंथ का टेंशन कितना होगा F बाय L, यही होगा एक यूनिट लेंथ का, एक यूनिट लेंथ का जो टेंशन होगा कितना होगा F बाय L। X लेंथ का कितना होगा F बाय L इंटू एक्स, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, F बाय L इंटू, यानी X डिस्टेंस पे कितना टेंशन आएगा F बाय L इंटू एक्स। ये डिस्टेंस कितना है L माइनस एक्स। अगर L माइनस एक्स पे पूछेगा तो कैसे करेंगे, देखो L पे कितना है यहाँ पे कैपिटल है, 1 पे कितना होगा F बाय L ये होगा, और L माइनस एक्स पे कितना होगा L माइनस एक्स पे होगा F बाय L और इंटू L माइनस एक्स। यूनिटरी मेथड लगा के भी सिंपल यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा एक तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, बट अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी कहानी उससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, फिर एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते कैसे सवाल पूछेगा आपसे। इसको हटा देता हूँ मैं इधर से। जैसे क्वेश्चन आपसे बोल देगा, जैसे सरफेस होगी सिंपल, जिससे 4 किलोग्राम का मास लगा है, यहाँ पे एक रोप अटैच है इस तरीके से, और फिर से एक मास यहाँ पे अप्लाई कर दिया कितना 6 किलोग्राम। ठीक है, इस बार इस रोप का भी मास कितना है 2 kg। रोप का भी मास मुझे दिया है, और इस पॉइंट को क्या बोल दिया, ये जो पॉइंट है इसको बोल दिया A, मिडिल वाले पॉइंट को बोल दिया B, और एंड वाले पॉइंट को क्या बोल दिया C। ठीक है, और एक यहाँ पे 16 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगा है। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट टेंशन T एट A B एंड C। ठीक है, तो तीनों पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू बतानी कितनी होगी, पॉइंट A पे भी, पॉइंट B पे भी, और पॉइंट C पे भी। इस बार रोप का भी मास कितना दिया है 2 किलोग्राम। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोच के देखो एक बार, तो ध्यान से देखें कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप नेट एक्सेलरेशन निकाल लो पूरे सिस्टम का। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो फोर्स इक्वल टू कितना क्या होता है m इंटू ए। तो ए क्या हो जाएगा F डिवाइड बाय m। तो F कितना है 60 अप्लाइड फोर्स, और मास कितना हो जाएगा, टोटल मास 4 + 2 + 6, यानी 60 डिवाइड बाय कितना हो गया, ये आ गया 12। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, नेट एक्सेलरेशन आ गया। अब पॉइंट ए का टेंशन मुझे निकालना है, तो एक बार ध्यान रखें कि पॉइंट ए के ऊपर जो टेंशन आएगा ना, वो इस पूरी रोप और मास के बीच की वजह से आएगा। कहने का मतलब जब 6 kg वाले ब्लॉक को 16 न्यूटन तक खींचोगे तो टेंशन इस पूरी रोप की वजह से और 4 kg वाले ब्लॉक दोनों की वजह से पॉइंट ए पे टेंशन आपको मिलेगा। पॉइंट ए का टेंशन क्या होगा, इधर की तरफ होगा पॉइंट ए पे टेंशन कितना बोल देंगे T इंटू ए। तो T इंटू ए किसकी वजह से आएगा, इन तीन इस रोप के मास की वजह से और ब्लॉक की वजह से। तो अगर 6 kg का एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 5, तो रोप का भी कितना आएगा 5, और 4 kg वाले ब्लॉक का भी कितना आएगा 5 आएगा। तो टेंशन एट पॉइंट ए कितना होगा, तो ये होगा m इंटू ए सिंपल, और मास कितना होगा यहाँ से 4 + 2, यानी ब्लॉक का मास और इस रोप का मास पॉइंट ए पे, और एक्सेलरेशन कितना निकाला मैंने 5 निकाला। ठीक है, तो टेंशन एट ए कितना आएगा यहाँ से 30 न्यूटन। ठीक है, तो पॉइंट ए पे टेंशन कितना होगा 30 न्यूटन। अब अगर पॉइंट बी की बात करेंगे, टेंशन एट बी, इसको क्या लिखेंगे मास इंटू ए। अब कहानी क्या होगी, अब इतनी रो फट गई, ये तो खत्म होगी, बी पॉइंट पे पहुंच गए, यानी इसके हाफ पे पहुंच गए। हाफ पे कहाँ, इस पॉइंट पे, तो इस पर टेंशन किधर आएगा T इंटू बी इधर आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, m कितना लेंगे 4 लेंगे और प्लस, क्योंकि हाफ पॉइंट है तो मास भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रोप का मास 2 kg था और हाफ कितना हो जाएगा 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो T इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 25 न्यूटन। कितना हो जाएगा 25
न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। अब सी पॉइंट की अगर बात करें तो सी पॉइंट पे टेंशन आएगा इधर, ये रहा टीसी। अब ये तो पूरी रोप खत्म हो गई यहाँ पे, तो इसका मतलब खाली ब्लॉक बचा, तो ब्लॉक की वजह से जो टेंशन होगा वही आएगा सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे क्या लिखेंगे, m इंटू ए। ब्लॉक का मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो t इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी 20 न्यूटन। कितनी वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल मेरे पास होगा तो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर जाएगा तो टेंशन ए पे इधर टी, बी पॉइंट पे देखेंगे तो उसके हाफ पे तो टेंशन होगा इधर, और सी पॉइंट पे देखेंगे तो खींचेगा तो टेंशन किधर आएगा इधर इसके वजह। तो पूरी रोप खत्म हो गई यहाँ से, पूरी रोप का ऐसे मिला के सी पॉइंट पे लेके आ जाओ तो ब्लॉक ही दिखाई देगा, तो उस ब्लॉक की वजह से टेंशन कितना मिलेगा 20 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, अप्लाइड फोर्स के क्लोजेस्ट पॉइंट जो होगा वहाँ पे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसे लिख लो, if rope having mass then tension will be different at different पॉइंट। ये बात ध्यान रखना कि जब पूरी रोप मासलेस होती थी तो पूरी रोप के अंदर टेंशन एक ही मानते थे हम, जो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर क्वेश्चन किए थे। लेकिन अगर रोप का मास होगा तो डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन भी डिफरेंट आपको मिलेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उसको नोट कर लें आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे थे यहाँ से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल केस में तो ऐसे करेंगे, वर्टिकल के केस में भी देखते हैं कि कैसे आपसे पूछेगा। ठीक है, तो वर्टिकल के केस में भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा। जैसा आपके पास होगा ये है ना, 7 किलोग्राम का एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक रोप लगी है। इसका मास कितना है 4 किलोग्राम और नीचे एक मास और लगा है जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर फोर्स लगा है 200 न्यूटन। ये कहानी होगी इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बताना है टेंशन T एट पॉइंट P और T एट मिड पॉइंट ऑफ रोप, है ना। ये पॉइंट मान लो P और मिड पॉइंट होगा कहीं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा मुझे टेंशन निकालना है P पॉइंट पे और इस मिड पॉइंट पे, है ना। मिड पॉइंट को क्या मान लो, इसको मान लो Q, यानी Q और P पॉइंट पे मुझे टेंशन निकालना है। कैसे करेंगे बोलो, ट्राई करें इसको करने का एक बार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना मान लो, A मान लो, है ना। कितना मान लो एक्सेलरेशन A, तो वही लॉजिक लगाएंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A क्या होगा, F नेट डिवाइड बाय M। तो F नेट कितना होगा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन नहीं होगा, ये तो अप्लाइड फोर्स है इस डायरेक्शन में। एक mg पूरे सिस्टम का नीचे भी तो लगेगा, कितना लगेगा 7 + 4 रोप का मास और +5 इंटू जी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 जी। यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 16 जी। तो पूरे सिस्टम का mg लगेगा नीचे, तो 200 हो जाएगा ऊपर क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर माना है मैंने, और नीचे 160 और डिवाइड बाय मास कितना होगा टोटल, ये होगा 16 kg। 7 + 4 11 और +5 16, तो कितना आएगा, ये आएगा 40 डिवाइड बाय 16 405, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब P पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालेंगे। देखो जब भी वर्टिकल केस होगा तो टेंशन किसकी वजह से आएगा, जिस भी पॉइंट पे आपसे टेंशन पूछे उससे ऊपर वाले मास की वजह से आएगा टेंशन। जिस भी पॉइंट पे आपसे टेंशन पूछेगा वर्टिकल के केस में, उससे ऊपर जो मास होगा उसकी वजह से टेंशन आएगा। कहने का मतलब जैसे P पॉइंट के लिए आपसे पूछेगा तो देखो उसका BD कैसे बनेगा, 7 किलोग्राम, है ना। ऊपर फोर्स कितना है 200 न्यूटन। ठीक है, और P पॉइंट तो बिल्कुल जस्ट टच करके, तो टेंशन कितना होगा नीचे T, और ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, A से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको 200 माइनस T इक्वल टू, अच्छा इसको और कैसे लिखेंगे, देखो इस ये 7 kg है तो उसका मास भी mg भी नहीं चलेगा, 7 इंटू जी। P पॉइंट पर टेंशन हम निकाले, तो क्या किया मैंने, P पॉइंट से ऊपर वाले मास को देखेंगे, 200 न्यूटन ऊपर, A ऊपर, 7g नीचे और टेंशन इसका नीचे। इस P पॉइंट की वजह से टेंशन नीचे आएगा क्योंकि जब 200 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगेगा तो नीचे टेंशन क्रिएट होगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ऊपर लगेगा 200 माइनस 7g माइनस T इक्वल टू 7 इंटू A। ये जाके इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा, इसको इधर से हटा देते हैं। ठीक है,
एक्सेलरेशन कितना आया था 2.5, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं। देखो कितना होगा यहाँ पे 200 माइनस 70 और माइनस टी इक्वल टू ये होगा 7 और ए की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने 2.5, इसको 5/2 लिख लेते हैं सिंपल। कितना होगा 130 माइनस टी इक्वल टू 35/2। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 130 माइनस 35/2, यानी टी कितना आएगा 160 माइनस 35/2, ये कितना होगा, अच्छा ये होगा मेरे पास 260, है ना। कितना आएगा 225 डिवाइड बाई 2, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी 112.5 न्यूटन, यानी 112.5 न्यूटन टेंशन आएगा। किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ये पी पॉइंट का टेंशन है। किस पॉइंट का टेंशन है, पी पॉइंट का टेंशन है, ठीक है। तो ध्यान रखनी है आपको ये बात, ये पी पॉइंट का टेंशन। तो कितना आएगा 112.5 112.5, है ना। उससे ऊपर वाले मास को देखेंगे। अब जरा मिड पॉइंट की बात कर लो। मिड पॉइंट में टेंशन कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन से ऊपर है तो रोप भी ए से ऊपर जाएगी और 5 kg वाला ब्लॉक भी ए से ऊपर जाएगा। तो उसको नोट कर लो आप आराम से, फिर मिड पॉइंट पे देखते हैं टेंशन कितना आएगा, ठीक है। चलिए ये हटा देता हूँ ऊपर से। तो टीपी की वैल्यू कितनी है 112.5, ठीक है। देखो ये हटा देते हैं इधर से। अब देखते जरा इस मिड पॉइंट पे, पॉइंट क्यू की बात करते हैं। क्यू पॉइंट के ऊपर टेंशन कैसे निकलेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये होगा 7 kg, ऊपर फोर्स लगाए 200 न्यूटन, ये ए से ऊपर जाएगा। इस बार क्या लेंगे, हाफ रोप लेंगे, है ना। हाफ रोप का मास कितना हो जाएगा 2 kg, ठीक है। तो अब यहाँ पे mg कितना लगेगा पूरे सिस्टम का 7 प्लस, और रोप का भी मास होगा 2 × g, यानी क्या लिख सकता हूँ 9g, ठीक है। और टेंशन किधर लगेगा, ये भी नीचे लगेगा। सिंपल सी बात भाई, रोप हाफ ली हमने पॉइंट क्यू पे, इस पॉइंट पे, तो इसका हाफ मास लेंगे 4 kg, तो हाफ कितना हो जाएगा 2 kg लगेगा। mg नीचे, ठीक है। ये क्यू पॉइंट है मेरे पास, ये mg लगेगा नीचे, टेंशन आएगा नीचे और ऊपर। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे 200 पहले लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर है, माइनस नीचे आएगा टेंशन टी, और माइनस 9g इक्वल टू 9 × a, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही आएगा। तो ये होगा 200 माइनस टी, ये होगा 90 इक्वल टू 9 × 5/2, ठीक है। तो कितना बचेगा 110 माइनस टी इक्वल टू 45/2, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी 110 माइनस 45/2, यानी टी कितना आएगा 110 माइनस 22.5, यानी कितना आएगा 87.5 न्यूटन। यानी टेंशन किस पॉइंट पे आएगा, क्यू पॉइंट पे, ठीक है। ये क्यू पॉइंट का टेंशन होगा, ठीक है। ये टेंशन होगा एट पॉइंट क्यू, यानी इस पॉइंट की वजह से जो टेंशन देखेंगे वो इतना देखने को मिलेगा टी क्यू, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 87.5 न्यूटन, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, सिंपल समझ आएगा आपको। अगर जैसे इस पॉइंट को मैं आर बोल देता हूँ तो आर की वजह से टेंशन कैसे आएगा, तो देखो इसका बी डी बना सकते हैं आर पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे होगा 7 kg, और ये तो पूरी रोप कंसिडर होगी नीचे, तो पूरी रोप की वजह से टेंशन आएगा। इसका मास कितना है 4 kg, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा यहाँ पे 11g, ऊपर लगेगा 200 न्यूटन, और ए से ऊपर जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या लगेगा, एक टेंशन इसकी वजह से आएगा टी आर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे भी अगर आपसे पूछ लेते तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं आर पॉइंट पे, ठीक है, मिड वाले पॉइंट पे बिल्कुल नीचे की तरफ। तो इक्वेशन लगा देंगे 200 माइनस टी आर माइनस 11g माइनस 11 kg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं, 200 माइनस टी आर माइनस 11g इक्वल टू 11 × a। तो इसको सोल्व करके यहाँ से टी आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सिंपल। आप देखो इस पॉइंट के ऊपर टेंशन इसकी वजह से भी निकाल सकते हो ऊपर, और नीचे वाले की वजह से भी निकाल सकते हो, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे मिड पॉइंट पे टेंशन निकालेंगे तो उस मिड पॉइंट पे टेंशन ऊपर वाले की वजह से ऐसे कर लेंगे, एक ऊपर की वजह से आपको निकालना है। अगर नीचे वाले की वजह से भी टेंशन निकाल सकते हो, क्योंकि टेंशन यहाँ पे आएगी नीचे की वजह से, और आर की वजह से किधर होगा टेंशन ऊपर की तरफ होगा, सिंपल है ना। तो उसकी वजह से भी कैलकुलेट करके सिंपल आ सकता है। फिर नीचे की वजह से फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, बट ये अप्रोच लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से सोल्व आप मान के इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़े थोड़ा सा आगे, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं इधर से, ठीक है। तो ये कहानी समझ आई होगी आपको कि टॉप पॉइंट के ऊपर टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर नीचे की वजह से आपको निकालना, जैसे 5 kg का मास है यहाँ पे, तो 5 kg के ऊपर टेंशन कितना आएगा, ये टी क्यू मान लेंगे, क्योंकि ये रोप आधी ऊपर होगी यहाँ पे। अगर नीचे से हाफ पूछेगा तो ये भी ऊपर जाएगा इसे, और नीचे क्या लगेगा 5 × g, ठीक है, mg लगेगा। तो बस ये कहानी होगी यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये होगा टी क्यू माइनस 5g इक्वल टू 5 × a। यहाँ से टी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो सेम ही आएगी जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाली 87.5।
है ना। तो टेंशन यहाँ पे ऊपर आएगा, बट डिफरेंस ये टी क्यू माइनस 5g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस ये आपको याद रखना है और लगा के आंसर निकाल लेंगे सिंपल, ठीक है। तो ये नोट कर लें। फिर एक सवाल और देखते हैं कि कैसे न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। तो ये रोप हाफ होगी, इसको ऐसे कर लो जैसे रोप थोड़ी हाफ भी होगी ना यहाँ पे। इसका मास भी कितना होगा 2 kg, तो कितना हो जाएगा पूरा 7g, ये होगा 7g और ये कितना होगा 7 × e, ठीक है। तो टी क्यू वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हाफ तक लेंगे तो यहाँ पे इसका मास भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप समझ आई होगी आपको बात ये। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कैसे सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। अच्छा सवाल है वो भी। तो रोप का अगर मास होगा तो उस केस में भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये बात थोड़ी समझ आई होगी आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। जैसे एक लिफ्ट है यहाँ पे सिंपल, टेन kg और ये मास कितना दिया है 5 kg, और लिफ्ट ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये मास कितना है 10 kg और ये कितना 5 kg। तो आपको क्या बताना है, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन। क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन, या फिर ये बोले कि लिफ्ट इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगी पूरे सिस्टम के ऊपर। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो दो तरीके हैं करने के, पहले मैं फर्स्ट मेथड आपको बता देता हूँ, है ना। तो मेथड 1 कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर 5 kg और 10 kg की बात करूँगा तो यहाँ पे इन दोनों का नीचे एक्ट करेगा क्या, देखो जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 5 kg और यहाँ पे बनेगा पूरा 10 kg कि लिफ्ट इन दोनों ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल लगाएगी, कितना स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो अगर नीचे स्प्रिंग बैलेंस में लगा देता हूँ तो कितना स्प्रिंग बैलेंस देखने को मिलेगा, वो कैसे देखेंगे। तो 10 kg, तो देखो पूरा नीचे कितना लेगा 10 + 5 × g, की पूरा सिस्टम एक है, ठीक है। और नीचे नॉर्मल कितना आएगा, उसके ऊपर आएगा नॉर्मल ऊपर, और ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहानी होगी। ये मैंने 3 इसलिए लिया क्योंकि मैं इसको इनर्शियल फ्रेम से कर रहा हूँ। इनर्शियल फ्रेम से करूँगा, अगर ये 3 से लिफ्ट ऊपर जाएगी तो मैंने मान लिया ये दोनों ब्लॉक का जो कॉम्बिनेशन है वो भी कितने से ऊपर जाएगा, 3 से ऊपर जाएगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा। तो नॉर्मल लगेगा ऊपर, पहले लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, -15g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू 45। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आएगा 150 + 45 यानी 195 न्यूटन। यानी लिफ्ट अगर यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा दें तो नॉर्मल कितना आएगा यहाँ से 195 न्यूटन। तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर सवाल में आपसे बोल दे कि 5 kg और 10 kg वाले ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तब कैसे करोगे, तब तो ये नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो उस केस में इसका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सेकंड मेथड से भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ आपको कि कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इधर से, तो फिर से नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेम सवाल है जो मेरे पास यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो उसको इनर्शियल फ्रेम से ही मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। जैसे इनिशियली हुआ क्या होगा, देखो जैसे ये लिफ्ट की सरफेस है, ऐसे मैं क्या मान लेता हूँ लिफ्ट सरफेस, तो बड़ा आसान हो जाएगा अगर ऐसे आप समझोगे इसको। तो पहले यहाँ पे किसको रखा होगा, 10 kg वाले ब्लॉक को जैसे यहाँ पे रखा होगा तो नीचे यहाँ पे एक्ट किया होगा एक नॉर्मल रिएक्शन N1, और ग्राउंड ने भी पलट के किधर लगा होगा, नॉर्मल ऊपर लगाया होगा N1, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 5 kg वाले ब्लॉक को यहाँ पे रखा होगा तो 5 kg वाले ब्लॉक में इस पर लगाया होगा N2, और इसके ऊपर भी कितना लगा होगा N2। अब क्योंकि मैं इसको एक इनर्शियल फ्रेम से कर रहा हूँ तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा ऊपर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट जितने से ऊपर जाएगी ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी मिलेगी। तो नॉर्मल देख लेते हैं कैसे निकलेगा। पहले 5 kg वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, 5 kg, तो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर एक N2 लग रहा है ऊपर, किधर लग रहा है इसके ऊपर N2 ऊपर, है ना भाई। नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर लग रहा है, जैसे 5 kg को रखा होगा तो N2 लगा होगा नीचे, तो 10 kg वाले ने भी प्लेट के ऊपर कितना लगा होगा N2, और मास नीचे कितना लगेगा 5 × g, और ऊपर कितना एक्सेलरेशन जा रहा है 3 से जा रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, N2 - 5g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका 5 और एक्सेलरेशन कितना होगा 3। N2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 15, तो N2 कितना आएगा 65 न्यूटन। यानी N2 की वैल्यू कितनी आएगी 65 न्यूटन। तो अगर हमारा आंसर सही है तो N1 भी सेम आना चाहिए जो उससे पहले डायरेक्टली हमने निकाला था, ठीक है। तो 10 kg वाले का देखो जरा क्या कहानी होगी, 10 kg वाले की क्या कहानी होगी। तो 10 kg वाले पे एक तो N1 लगेगा ऊपर, ये लग रहा है N1 ऊपर, ठीक है, जो ग्राउंड इसके ऊपर लगाएगा, और 5 kg वाले ब्लॉक ने किधर लगाया था उसके ऊपर N2 नीचे लगाया था, और उसका वेट किधर लगेगा 10g नीचे, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन किधर है ऊपर है, कितना 3 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, ये कहानी होगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक्सेलरेशन ऊपर है तो n1 बड़ा होगा माइनस 100, 10 इंटू जी 100 हो जाएगा, माइनस n2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कहानी होगी। तो n1 मुझे निकालना है माइनस 100, कितनी वैल्यू है इसकी 65, ये होगा 30। तो n1 कितना हो जाएगा माइनस 165 इक्वल टू 30, n1 कितना आएगा 165 को उधर लाएंगे कितना हो जाएगा 195 न्यूटन। इससे पहले क्वेश्चन में भी सेम आंसर मेरे पास आया था जो हमने कैलकुलेट किया था, अभी कितना आया था 195 न्यूटन, तो सेम वैल्यू मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर लिफ्ट के अंदर भी ब्लॉक होगा तो इनिशियल फ्रेम से सोल्व करोगे थोड़ा सा आसान हो जाता है, अदरवाइज इसको मैं नॉन इनिशियल से भी करके दिखा सकता हूँ, बहुत उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल इनिशियल से करोगे तो आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको नोट कर लें आप आराम से, फिर देखते हैं आगे। तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ में जो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट था। अगर रोप का जो मास होगा उसके बारे में कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में भी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, और थोड़ा सा लिफ्ट के बारे में भी कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो भी हमने कर लिया। ठीक है, तो उसके अलावा भी कुछ और अच्छे क्वेश्चन होंगे जो नई वीडियो के अंदर मैं सारे मिक्सअप क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो तब तक आप नोट्स फॉलो करिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।